अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CSS एंड PMS कंपेनियन। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि CSS के, PMS के या किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाए, किन बातों का ख्याल रखा जाए और कैसे हम इन पेपर्स को अटैम्प्ट करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में इंशाल्लाह हम आपको सबसे अहम टिप देंगे। डियर व्यूवर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। आइए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी भी पेपर को खुसूसन बिलखुसूस CSS और PMS के पेपर को अटैम्प्ट किया जाए। डियर व्यूवर्स, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो आप ये ख्याल करें कि आप कंफ्यूज ना हो और आप नर्वस ना हो, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होगे तो फिर आपको जो कुछ आता है वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो अपने आप को समझें कि आपको सब कुछ आता है और आप बेस्ट हैं। आपसे अच्छी तैयारी किसी की भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो जो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर होंगी वो सब कुछ आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका पेपर आपसे अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो सकेगा। और अल्लाह पर यकीन रखें कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो ये आप जहन में रखें कि आपने घबराना नहीं है। फिर जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आप उसको केयरफुली 3 मरतबा कम से कम रीड करें, क्योंकि एक मरतबा रीड करने से आपको क्वेश्चन की सही तरह से समझ नहीं आएगी। केयरफुली रीड करें और 3 मरतबा रीड करें, इस तरह आपको क्वेश्चन की सही तरह से समझ आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को सही तरह समझ नहीं पाएंगे और उसकी वजह से फिर आप उसको सही तरह आंसर नहीं कर पाएंगे, एड्रेस नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। अगर 3 मरतबा भी पढ़ने से आपको समझ नहीं आती तो आप 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन को लाजमी तौर पर समझें। ये याद रखें, सही जवाब लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए आपको सही क्वेश्चन समझ आना बहुत ज़रूरी है। और जब आप क्वेश्चन को समझ लें, तमाम क्वेश्चंस को समझ आ जाए कि इन क्वेश्चंस में से ये पूछा गया है, तो फिर आप देखें कि कौन से ऐसे 4 सवाल हैं कि जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, जिनको आपने अटेम्प्ट करना है, उनको आप पॉइंट आउट कर लें। फिर उनमें से भी, उन 4 सवालों में से भी सबसे पहले वो सवाल करने की कोशिश करें कि जो आपको सबसे बेहतर आता है, सबसे अच्छा आपको तैयार है। तो इस तरह फिर आप जो सबसे बेहतर आता है फिर आप उसको पहले नंबर पे करें और इस तरह फिर नीचे आते रहें। जो काम उससे आता है फिर उसको करें, फिर जो उससे काम आता है फिर उसको करें, क्योंकि अगर सबसे बेहतर आपका जो सवाल है अगर आप वो पहले होगा तो फिर उसका एक एक्सप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा जाएगा। फिर जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हैं तो उससे पहले आप उस क्वेश्चन की थोड़ी बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग के करने से आपको थोड़ा आंसर लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप 5 Ws एंड 1 H की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इंटरनेट पर सर्च भी करें, इसके हवाले से आपको बहुत कुछ मिलेगा। 5 Ws होते हैं जी, वट, कोई भी टॉपिक है तो वट, वाई, हु, वेयर, व्हेन, हाउ। तो आप इन क्वेश्चंस को उस टॉपिक के ऊपर फिट करें। मिसाल के तौर पर कश्मीर इशू के बारे में क्वेश्चन आया तो आप व्हाट इज़ कश्मीर इशू, यानी कि कश्मीर इशू है क्या असल में। फिर वाई, यानी कि वो क्यों इतना बड़ा इशू बना हुआ है, उसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं कि वो इतना बड़ा इशू बना हुआ है। फिर जनाब हु के अंदर आप ले सकते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और ये आप एक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं हु के अंडर। फिर आप जनाब अब वेयर आ गया तो वेयर में आप ये देख लें कि जियोग्राफी क्या है। तो और व्हेन, यानी कि ये कब से ये इशू शुरू हुआ है, तो ये व्हेन में टाइमिंग आपकी आ जाएगी। फिर हाउ में आप ये भी बता सकते हैं कि इसको हाउ टू सॉल्व इट, यानी कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो ये जनाब इस तरह से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। आप इसको कम से कम 5-1 मिनट दें, कुछ टाइम दें, इससे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छा हो जाएगा। फिर जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे पेपर के ऊपर, फिर जो जो चीज़ें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आपने
लिखी होंगी, या तो फिर आप वहीं पे उनको नंबरिंग कर लें। उनको ज़रा थोड़ा सा देख के कि यार सबसे पहले मैंने इस चीज़ को डिस्कस करना है, फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ को डिस्कस करना है जो जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फिर मैंने इसको डिस्कस करना है। या तो फिर आप एक अलहदा से उसकी आउटलाइन बना लें, तो ये भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आउटलाइन के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आप उसी पर नंबरिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप उस नंबरिंग के हिसाब से जो है ना अपना आंसर लिखना शुरू करें। अच्छा जी, फिर जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो उसमें ये नहीं है कि एक लफ्ज़ से शुरू करके तो लिखते गए लिखते गए लिखते गए और आखिर में आके आपने फुल स्टॉप डाल दिया और जनाब आपका आंसर मुकम्मल हो गया। ऐसा नहीं करना आपने, बल्कि हर पैराग्राफ की आपने अलहदा से हेडिंग देनी है, इंट्रोडक्शन की अलहदा से हेडिंग देनी है, फिर बॉडी पैराग्राफ जो होंगे उनको अलहदा अलहदा से उनकी आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। फिर कंक्लूजन की आपने हेडिंग देनी है आखिर पे। तो ये इस तरह से आपने हेडिंग्स यूज़ करनी है, क्योंकि हेडिंग्स यूज़ करने का फ़ायदा एक तो ये है कि एग्जामिनर को इजीली पता लग जाएगा कि आपने पेपर में क्या क्या डिस्कस किया होगा। और हेडिंग्स आप थोड़ा कोशिश करें थोड़ी कैची सी हेडिंग्स दे, ऐसी हेडिंग्स दे जो कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करें, एग्जामिनर को हेडिंग देखकर वो पैराग्राफ पढ़ने का दिल करे। ऐसी ऐसी हेडिंग्स आप इसको अपने बॉडी पैराग्राफ्स को दीजिए। और इसके अलावा एक बात जहन में रखिए कि अपने आंसर लिखते वक्त आपने टू द पॉइंट रहना है। आपने जो आपसे पूछा गया है उसी का आपने जवाब देना है। आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से हट कर कोई बात लिखेंगे तो वो एक तो एग्जामिनर को बोर भी करेगी, और दूसरा ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इधर उधर की बल्लियाँ मारते रहें। अगर यूएस और चाइना की ट्रेड वार के बारे में सवाल आया तो ऐसा नहीं है कि आप चाइना की हिस्ट्री बताना शुरू कर दें या यूएस की हिस्ट्री बताना शुरू कर दें, आप उस ट्रेड वार को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने ये भी ख्याल रखना कि जो आपका आंसर है वो फ्लो में हो, ऐसा ना हो कि उसके अंदर जंप्स हो, क्यों एक पैराग्राफ में आप एक ही चीज़ को डिस्कस करें। फिर जनाब जो आपके आंसर का एक सबसे बेहतरीन और बस सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो होता है रिकमेंडेशंस का। इससे आपकी जो है दूसरे एस्पायरेंट से आपका पेपर जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आप जब रिकमेंडेशंस लिखते हैं, अगर तो एग्ज़ामिनर ने आपसे रिकमेंडेशंस मांगी हैं तो फिर तो आप लाजमी लिखेंगे। लेकिन अगर नहीं भी मांगी और आप समझते हैं कि इसमें रिकमेंडेशंस देना ज़रूरी है, और आपको रिकमेंडेशंस एक पॉसिबल रिकमेंडेशंस आपको मालूम भी हैं, तो आप रिकमेंडेशंस उस क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर दें। फिर जब आप पेपर अपना मुकम्मल कर लें तो फिर अपने पेपर को एक दो मरतबा लाजमी पढ़ें, क्योंकि कई मरतबा ऐसी गलतियां आप कर जाते हैं लिखने के दौरान जो कि आपको उस वक्त पता नहीं लग रहा होता, लेकिन जब आप पेपर मुकम्मल करने के बाद पढ़ते हैं तो फिर आपको नज़र आती हैं वो गलतियां, वो ब्लंडर्स फिर आपको नज़र आते हैं। तो ये आप लाजमी ज़हन में रखेंगे, अपने पेपर को रिव्यू ज़रूर कीजिए, और इतना टाइम रख कर आप पेपर करेंगे आखिर में आपके पास कम अज़ कम 5 से 10 मिनट हों कि आप अपने पेपर को रीचेक कर सकें। और हर क्वेश्चन को बराबर बराबर और एक हिसाब का टाइम दें, ताकि आपके तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो टाइम पर हल हो सकें और आपके पास आखिर में रिव्यू के लिए भी टाइम बच सके। इन चीज़ों के साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो पेपर है वो रीडेबल हो, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर से आपका पेपर पढ़ा ही नहीं जाएगा तो फिर वो आपका पेपर कैसे आपको अच्छे नंबर देगा। हो सकता है आपने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ अपने पेपर में लिखे हों, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग बुरी होने की वजह से वो आपको आपकी चीज़ों को ना समझ सके और वो आपको अच्छे नंबर ना दे सके। डियर व्यूवर्स, अब आखिर में जो मेन टिप है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो डियर व्यूवर्स, ऐसा नहीं है कि ये जो आपको मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, टेक्निक्स बताई हैं, आप पेपर के अंदर जाकर अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस कैसे होगी, उसके लिए आप जो है पास्ट पेपर्स देखें। आप पास्ट पेपर्स को इन टेक्निक्स के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे एक तो आपको पता लगेगा कि एग्ज़ामिनर पूछता क्या है एग्ज़ाम के अंदर, और आपको जो पेपर्स की जो एक लैंग्वेज है वो उसकी समझ आएगी, क्योंकि हर पेपर के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जब आप पास्ट पेपर्स पढ़ेंगे, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको
आ जाएंगे। और फिर आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके सामने एकदम से एग्ज़ाम में पेपर सामने आएगा तो आपको शौक नहीं लगेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस की होगी तो आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं या किस तरह के सवाल आते हैं और उनको कैसे मैंने हैंडल करना है। अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जनाब सिर्फ सिलेबस से तैयारी करते हैं, सिलेबस से कोई भी टॉपिक उठाया और उसकी जनाब तैयारी शुरू कर दी। तो ऐसे तैयारी नहीं करें, क्योंकि ऐसे तैयारी करने से आपका पेपर अच्छी तरह से आप अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप साथ साथ पास पेपर्स को भी लेकर चलें, क्योंकि सिलेबस आपको बताता है कि आपने क्या तैयार करना है, जबकि पास पेपर्स आपको बताते हैं आपने कैसे तैयार करना है। तो अगर आपको तरीका नहीं मालूम होगा कि कोई भी टॉपिक है उसको कैसे तैयार करना है या उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप टॉपिक्स उठाएं और पढ़ते जाएं, रट्टे लगाते जाएं। तो ये आप लाजमी ये अपने पल्ले से बांध दें कि पास्ट पेपर्स जो है ना, ये आपके सबसे बड़े दोस्त हैं CSS की PMS के एग्ज़ाम्स में। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए पास्ट पेपर्स जो हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। और कोशिश करेंगे आप मॉक एग्ज़ाम्स भी दें जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करती हैं एग्ज़ाम्स शुरू होने से पहले। तो आप वो मॉक एग्ज़ाम्स दें कि इससे आपकी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने 3 घंटे के अंदर अंदर बहुत कुछ लिखना है। तो अगर आपकी इसकी अच्छी से पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप मॉक एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आप कम से कम ये करें कि घर में कोई भी पास पेपर आप ले लें, उसमें से 4 सवाल आप 3 घंटे के अंदर अंदर करने की कोशिश करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आप अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। डियर व्यूवर्स, आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें कि आप हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी और हम किन मज़ीद टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।